प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट सेकेंड पेपर एजुकेशन पर अति नवीनतम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन आपको दिसंबर 21 एवं जून 22 का मर्ज साइकिल के अंतर्गत 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध होंगे। यह सेशन आपको पार्ट 6 के रूप में जो प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेंगे। तो इसके पीछे भी जो पार्ट 5 तक वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उसे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा, JRF का राह प्रशस्त करेगा। तो चले हम सब प्रश्न 1 की ओर। युंग ने मनुष्यों को वर्गीकृत किया है। ए. सामाजिक व्यवहार के अनुसार, बी. शरीर की बनावट के अनुसार, सी. ऊर्जा के स्तर के अनुसार, डी. मनोदशा के अनुसार। इंग्लिश है इसकी। युंग हैज क्लासिफाइड ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ए. सोशल बिहेवियर, बी. बॉडी बिल्ड, सी. एनर्जी लेवल्स और डी. मूड। तो ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। युंग ने इसे मनुष्यों को वर्गीकृत किया है। ये आपको दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक है आपका अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। यह सामाजिक व्यवहार के प्रतिभागी के रूप में बताया गया है। अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सिर्फ अपने लिए, स्वयं के लिए अंतर से, ये बाह्य जगत की दुनिया से कम महत्व देते हैं, उस पर ध्यान कम रखते हैं। वही बहिर्मुखी धनी के व्यक्तित्व वाले पर्सन, ये अपना सभी जगह बाह्य जगत से विशेष रूप से इनका महत्व रहता है। अंतर्मुखी व्यक्ति एकाकी होते हैं। ये एकाकी किस्म के होते हैं। ये किसी प्रकार की समस्या को स्वयं झेलते हैं, ये दूसरों पर प्रकट नहीं करते हैं। ये अंतर्मुखी वाले आत्मचिंतन करते हैं। ये शीघ्र घबरा जाते हैं लेकिन आज्ञाकारी होते हैं। ये आपका अंतर्मुखी के अंतर्गत है। वही बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वे बाह्य जगत से घिरे रहते हैं, उन पर उनकी नज़रिया ज़्यादा रहती है। इनमें कार्य कुशलता भी अच्छा रहता है। ये विचार के धनी होते हैं, जिसके कारण इनमें व्यवहार कुशलता भी होता है। ये विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलते हैं। ये परेशानी से घबराते नहीं हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं।
ये दूसरों को आदर करते हैं, प्रशंसा देते हैं। इसके कारण इन्हें लोग सम्मान देते हैं। ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत गुण समाहित होते हैं। तो युंग ने मनुष्य को वर्गीकृत किया दो भागों में, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो सिर्फ अंदर अपने लिए, स्वयं के लिए, वह एकाकी जीवन जीना पसंद करता है, वह आत्मचिंतन करता है, वह आज्ञाकारी होता है। उनके पास जो भी कष्ट होता है वह स्वयं को झेलते हैं, दूसरों से शेयर करना नहीं चाहते हैं। वहीं बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व के पर्सन होते हैं वे बाह्य जगत से, बाहरी दुनिया से उसमें ज़्यादा लिप्त होते हैं। उनमें कार्यकुशलता की क्षमता अधिक होती है, व्यवहार कुशल भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये दूसरों को आदर करते हैं, इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, जिसके कारण इन्हें भी वही वापस प्रशंसा के रूप में, सम्मान के रूप में मिलता है, जिसके कारण इनमें कार्यकुशलता की बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी है। शरीर की बनावट के अनुसार मनुष्य को वर्गीकृत नहीं किया, ऊर्जा के स्तर के अनुसार नहीं, मनोदशा के अनुसार नहीं, सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार के अनुसार आपको युंग ने मनुष्य को वर्गीकृत किया है। ऑप्शन आपका ए, सही उत्तर का मिला। यह रहा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य है। ए, उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता। बी, केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा। सी, केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। डी, ए और बी सही है। ई, ए और सी सही है। Equal educational opportunity means A, equal accessibility to have suitable education. B, free education for girls only. C, equality of educational standards for minorities and disabled only. D, both A and B are correct. C, E, both B and C are करेक्ट। ये फोटो नहीं चले। और यहाँ आपको है अल्पसंख्यकों के लिए, निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। यहाँ समान, बराबर, इक्वलिटी, समान मतलब वस्तु हो जाएगा वहाँ। तो यहाँ आपका समान शैक्षिक अवसर, समान मतलब बराबर, इक्वल। या सभी के लिए एक समान, ऑल आर इक्वल, सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं, सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं, बल्कि बालक के अनुसार, छात्र के अनुसार उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक, पारिस्थितिक के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक, पारिस्थितिक, इसके आधार पर छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के संदर्भ में किसी प्रकार का भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए। भेदभाव का मतलब आपको जाति, धर्म, रूप, रंग, लिंग, भाषा, ये सब में भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए। यहाँ शैक्षिक अवसर, समान शैक्षिक अवसर,
शैक्षिक अवसर के अंतर्गत कुछ छात्रों के लिए सुविधा भी मिलनी चाहिए, जैसे कि यह आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा आपको जो 1 से 5 यानी प्राथमिक और 6 से 8 जो उच्च प्राथमिक, 1 से 5 के जो स्कूल हैं वो आपको प्रति 1 किलोमीटर के दायरे पर है, और यहाँ 6 से 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय आपको प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे पर स्थापित है। तो जहाँ छात्र हैं उनके घर के बिल्कुल पास में ही हो, इस प्रकार बच्चों को आने जाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। घर के पास, घर के समीप, घर के नज़दीक प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। यह स्पष्ट रूप से शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है। जहाँ तक हो यहाँ पर शिक्षण शुल्क नहीं लगनी चाहिए। छात्रों को निःशुल्क पुस्तक, पोशाक एवं पढ़ाई से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्टेशनरी एवं मध्याह्न भोजन बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में, MDM पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय आपको नियमित रूप से और नियत समय पर डे खुलना चाहिए। पर डे यहाँ पर विद्यालय में छात्र के साथ साथ छात्र और उनके अभिभावक की सहभागिता होनी चाहिए, तब जाकर हमारा विद्यालय विकसित विद्यालय के रूप में हो सकेगा। तो इसके लिए उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता, इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू हैव सुइटेबल एजुकेशन एकदम सही है, ये कथन सही है। केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बालिकाओं के लिए ही हो, तो बालक कहाँ जाएंगे, यह गलत कथन है। केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए नहीं, यह कथन भी आपका गलत है। इस प्रकार सिर्फ ए अर्थात ओनली ए, ऑप्शन ए की ओर आपका सही उत्तर है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि संबंधी उन स्थितियों का चयन करें जो अपवर्त विकारों के प्रकार हैं। ए निकट दृष्टिता, बी मंद दृष्टिता, सी हाइपरोपिया, डी दृष्टि वैषम्यता, ई भेंगापन। तो आपको इंग्लिश है इसकी, चूज द विजुअल कंडीशंस व्हिच आर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिव डिजॉर्डर्स। ए मायोपिया, बी एम्ब्लियोपिया, सी हाइपरोपिया, डी एस्टिग्मेटिज्म और ई है स्ट्रैबिस्मस। ऑप्शन है आपको ए एंड डी ओनली, बी सी एंड ई ओनली, सी बी एंड ई ओनली, डी ए सी एंड डी ओनली। तो दिए गए विकल्प से आपको सही चयन करना है। इसमें इंग्लिश भी आपको दे दिया गया है ध्यान रखने के लिए। कभी कभी हिंदी का शब्द जो है बहुत ही क्लिष्ट रूप में मिलता है, जो समझ से कठिनाई आती है। तो इसके लिए इंग्लिश मायोपिया, हाइपरोपिया यह सब जो है न प्रायः बोलने सुनने के संदर्भ में आते हैं। तो दृष्टि संबंधी, दृष्टि विजुअल, यह विजुअल आपको आंखों से संबंधित है, चक्षु नयन। इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है जो
आंखों की कॉर्निया के गड़बड़ी से होती है। यहाँ सही करने के लिए लेंस को स्थापित किया जाता है, जो आपको आंख से प्रकाश के गुजरने पर ही यह अपवर्त प्रकार, अपवर्त रिफ्लेक्ट, जब कोई चीज आपको होता है तो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, वह आपको प्रकार के रूप में कौन कौन से प्रकार हैं। तो निकट दृष्टिता मायोपिया, यह आपका सही है। इसमें दृष्टि की कमी होती है, निकट दृष्टि दोष है यह। और यह अपवर्त का एक प्रकार भी है। मंद दृष्टिता एम्ब्लियोपिया, यह कथन आपका नहीं है। उसके बाद है आपको हाइपरोपिया, यह भी आपको उसके प्रकार के अंतर्गत है। पुनः है आपका दृष्टि वैषम्यता एस्टिग्मेटिज्म, यह भी आपको प्रकार के अंतर्गत है, लेकिन भेंगापन यह आपका एस्ट्रैबिस्मस नहीं है। इस प्रकार जो कथन है ए, सी और डी, ए, सी, डी ऑप्शन आपको डी में दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन का आंसर का मिलान कर ले हम सब। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है। ए, भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। बी, भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू हैं। सी, भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। डी, भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। इंग्लिश है इसकी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंडियन फिलोसफी। ए, इंडियन फिलोसफी डिनोट्स द फिलोसफिकल speculation of ancient and modern Indian thinkers. B, Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers who are essentially Hindus. C, Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers, theist or atheist. D है, Indian philosophy is marked with its devotion to the search for truth. तो दिए गए विकल्प से आपको चयन करना है कि सही क्या होगा, ए, बी, सी और डी, सी। यहाँ आपका स्पष्ट है कि सही नहीं है, नहीं को खोजना है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो दिया गया कथन है कि भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक यानी पिछला और वर्तमान भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। यह कथन आपको सही है। बी कह रहा है भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। देखिए यहाँ कंडीशन कर दिया कि अनिवार्यतः सिर्फ हिंदू के लिए ही है। वह अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः बिल्कुल या अनिवार्यतः हिंदू हैं। यह कथन आपका उपयुक्त नहीं है, यह हमारा इंडियन फिलॉसफी नहीं बताता है। सी है भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है चाहे वो आस्तिक है या नास्तिक है। दोनों प्रकार के व्यक्ति को के लिए भारतीय विचारक इंडियन थिंकर्स ये अपना फिलॉसफी प्रकट करता है। तो हमारा कथन सी भी सही है। डी कह रहा है भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है।
यह कथन भी आपको सही है। इस प्रकार ए, सी और डी सही है। ए, सी और डी सही है। तो गलत क्या है हमारा? बी कथन गलत है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। ये कभी कभी आपको ऑप्शन में आ जाएगा कि उपयुक्त में सही कौन है, ये पूछा है आपको नहीं, और पूछ सकता है कि सही कौन है, तब उस स्थिति में आपको मार्क करना होगा ए, सी, डी, और आंसर आपको विकल्प के रूप में आ जाएंगे, ऑप्शंस के रूप में आ जाएंगे। तो वहाँ आपको यहाँ चयन करना होगा कि सही, और यहाँ पूछ रहा है आपका नहीं। चलिए आंसर का मिलान कर ले। ये रहा सही उत्तर। भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। अनिवार्यतः यह कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि भारतीय यानी इंडिया जो है सभी के लिए है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार का है, इसलिए सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं। यह कथन हमें गलत प्रतीत होता है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। ये हमारा है 5वां क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ए, हालांकि एक्स पोस्ट फैक्ट अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। तर्क है, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए, दाउ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एग्जामिन्स कॉज एंड इफेक्ट बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। रीजन है इसका, इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। ऑप्शन ए, बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A. B, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. C, A is correct but R is not correct. D, A is not correct but R is correct. तो दिए गए विकल्प से आपको सही विकल्प का चयन करना है। हालांकि एक्स पोस्ट, यहाँ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कारण और प्रभाव की जांच करता है। चूंकि यहाँ है यह एक्स, यह घटना घटित हो चुका है, यहाँ घटना घटित हो चुका है। इस स्थिति में हम उसके कारण और प्रभाव के मदद से ही कोई शोधकर्ता, कोई रिसर्चर उसका विश्लेषण करता है, उसका एनालिसिस करता है कि किस प्रकार का यह अनुसंधान रहा है। तो कह रहा है कि हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, यह कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के जांच करता है, परंतु प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। क्योंकि यहाँ आश्रित चर जो है, आश्रित चर वह पहले ही मेजरमेंट हो चुका होता है। तो इसमें क्या संशोधन करना है, इसमें क्या सुधार करना है? क्योंकि यहाँ घटना घटित है, इवेंट हो चुका है। इस स्थिति में सिर्फ इसे भाग है या नहीं है, इसके संदर्भ में कल्पना की जा सकती है। भाग है या नहीं है, यह कल्पना की जा सकती है। इस पर बिल्कुल रैंडमिलिटी नहीं है यहाँ। तो हमारा कथन, हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, यहाँ तक कथन सही है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। यह पूरा सत्य है। यहाँ तक कथन सही है, कथन ए सही। रीजन है, इसका तर्क कह रहा है कि एक्स
पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है, तो फिर यहाँ किसको किया जाएगा, किसका ये होगा? जब इसका पहले से ही हो चुका है तो इस पर प्रयोगात्मक नहीं, यहाँ घटना घटित हो चुका है, इसे सिर्फ परिभाषित करने की आवश्यकता है। यहाँ स्वतंत्र चर पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वतंत्र चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह घटना घटित हो चुका है, इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आर भी कथन सही है, आर भी सही है। अब जब कथन ए सही है और आर सही है, तब यह बीच में क्योंकि यानी बिकॉज लगाकर देखा जाए कि यह इस पर बैठ रहा है या नहीं, तब जाकर हमारा ऑप्शन से मिलान होगा। हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि कारण की बिकॉज लगाने पर यह तर्क, यह रीजन हमारा पूर्णतः सत्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर। आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, बजाय इस बात पर ध्यान देने के कि परंपरागत रूप से परिभाषित विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षार्थियों से क्या सीखना अपेक्षित है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया के परिणामों पर बल देता है, जैसे कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण जिनका शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किया जा सके। कथन 2 है आपको, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अपने शिक्षा हेतु जिम्मेदारियों को लेने की अनुमति देता है। इंग्लिश है इसकी, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, rather than just focusing on what learners are expected to learn in terms of traditionally defined subject content, competency-based curriculum emphasize the various outcomes of a learning process such as skills, knowledge and attitudes to be applied by learners. Statement 2 है, competency-based curriculum students to take responsibility for their education. Options A, statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. और D है, statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए विकल्प से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि यहाँ सही क्या होगा। बता रहा है आपको कि दक्षता आधारित यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड कब होगा? जब शिक्षक द्वारा वर्ग कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होती है, छात्र उसे आत्मसात कर लेते हैं और छात्र ने कहाँ तक शिक्षक की बातों को अनुसरण कर पाया, सीख सका, समझ सका, उसमें आत्मसात कर सका, इसके कौशल को विद्यार्थी द्वारा उनके मैच्योरिटी को, उनकी परिपक्वता को कि क्या इन्होंने सीखा है, इसका जो उनमें संदर्भ है उसको ही जब जांच की जाती है तो यह हमारा दक्षता आकलन या कॉम्पिटेंसी
असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। लेकिन क्या सीखना अपेक्षित है इस पर, जैसे कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण, तो यह आपको एक नागरिक बनाने के लिए, विद्यार्थियों के लिए कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण शिक्षार्थियों में देना बहुत जरूरी है। इससे विद्यार्थी में स्वास्थ्य, विज्ञान, वेशभूषा, स्वच्छता एवं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नाम की चीज भी बढ़ती है। यह छात्रों के लिए जरूरी है। यह छात्रों के लिए जरूरी है। कथन 2 कह रहा है दक्षता आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अपने शिक्षा हेतु जिम्मेदारियों के लेने की अनुमति देता है। बिल्कुल कतई सही है, यह कथन बिल्कुल सही है। यह दक्षता आधारित बच्चों को एक कुशल नागरिक बनाने के लिए उनमें भावनात्मक रूप से परिपक्वता लाता है। उन्हें विद्यार्थियों को कौशल में पूर्णतः दक्ष, कॉम्पिटेंट हासिल जब हो जाए तो इस प्रकार की सीखना परंपरागत, यह हमारा ट्रेडिशनल है, यह शुरू से ही चलते आ रहा है, यह आवश्यक है, तो इस पर बल दिया गया है। यह कथन 1 भी हमारा सही है, कथन 2 भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों कथन हमारा सही है, दोनों कथन हमारा सही है। ऑप्शन ए की ओर, ऑप्शन ए की ओर, ये रहा सही उत्तर। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? Which of the following institutions has been entrusted the responsibility of in-service teacher education for primary elementary school as per National Policy on Education 1986? ये है आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन IASE, बी है कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन CTE, सी है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग DIET और डी स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो दिए गए विकल्प A, B, C और D से सही विकल्प का चयन करना है कि सही उत्तर क्या है हमारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, हम सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको आया 1986 में, 1986 में लागू हुआ। इसके अनुसार यानी 1986 के अनुसार प्राथमिक, पीछे भी हम लोगों ने समझा, प्राथमिक मतलब 1 से 5 स्कूल और प्रारंभिक विद्यालय मतलब 1 से 8 का स्कूल या 6 से 8 का, इसे उच्च विद्यालय भी कहते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अपर प्राइमरी स्कूल, और 1 to 5 को लोअर प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ आपको वर्ष 1986 में शिक्षा जगत में शिक्षा के महत्व को समझने के लिए, उसके वातावरण को स्पष्टता करने के लिए भारत सरकार ने एक दस्तावेज तैयार किया, डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज। यह दस्तावेज आपको शैक्षिक वातावरण में सुधार के लिए, शैक्षिक वातावरण में सुधार के लिए बनाया गया था। यह पॉलिसी आपको डाइट के अंतर्गत आता है, DIET, डाइट।
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। इसमें आपको नवोदय विद्यालय जो कि आपको सुदूर देहाती क्षेत्र में जो अव्वल किस्म के छात्र होते हैं उनके लिए नवोदय विद्यालय इसमें परीक्षा पास करनी होती है और सरकार द्वारा मुफ्त में पढ़ाई प्रदान की जाती है। यहाँ अकादमिक स्टाफ कॉलेज डाइट जैसी संस्था ने ही जन्म दिया। यह डाइट ने ही नवोदय विद्यालय का स्थापित किया। डाइट, नवोदय विद्यालय और अकादमिक स्टाफ कॉलेज, अकादमिक स्टाफ कॉलेज। यह डाइट की स्थापना कब हुई? तो 1986 में। यह भी आपको पूछा जाता है घुमा फिरा कर कि डाइट 1986 में स्थापित की गई या नहीं। पुनः आपको यह भी पूछा जाता है कि डाइट का फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो हमारा सही ऑप्शन सी की ओर है। सही ऑप्शन सी की ओर है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट द्वारा ही प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों के सेवारत अध्यापक शिक्षक इन सर्विस टीचर जो शिक्षक विद्यालय में कार्यरत होते हैं, जिनकी सर्विस लगी होती है, उनके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी डाइट के द्वारा ही दी गई। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत है। तो हमारा सही उत्तर सी है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों PYQs को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए यहीं सेशन बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।